आज का टॉपिक है कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री। और हम इसे एनसीईआरटी में, अगर आप कहो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ चैप्टर बोलेंगे इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। और बच्चों तुमने अब तक जो पढ़ा है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ा है, उससे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? देखो, अब सबसे पहला इस चैप्टर में पढ़ते क्या है हम कैलोरीमेट्री में, तो हीट और उसकी प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन है व्हाट इज हीट। तो बच्चों, हीट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो केवल ट्रांजिशन के टाइम ही डिफाइन होती है। हीट इज द ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लिख दूं मैं, हीट इज ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये तभी डिसाइड होती है, मतलब इस पे अगर हम ऐसे कहते हैं ना कि हीट इज एनर्जी तो पीछा छूट जाता है, लेकिन ये स्पेशल एनर्जी है, तभी डिफाइन होती है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में एनर्जी जारी हो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और स्टडी ऑफ हीट, स्टडी ऑफ, ओ ये कौन सी स्टडी कर दी, स्टडी ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर में पहले हम कैलोरीमेट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद हीट ट्रांसफर। तीन टॉपिक होते हैं बच्चों इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट, अब हीट तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, इस हीट की अगर हम यूनिट की बात करें बच्चों, तो ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल। लेकिन एक इसकी स्पेशल यूनिट होती है कैलोरी। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 1.48 जूल। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब लिख लिया इतना, या ये 1.48 होता है, कुछ और होता है बच्चों? 1.4 4.28 होता है शायद, 1.42 जूल है ना। ऐसे कर लो आप। देखो अब इसकी वैल्यू बताऊंगा कैसे आती है ये सॉल्व करके। देखो बेटा, पहले हम कुछ स्पेशल स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। कौन कौन सी स्पेसिफिक हीट, ये क्या होती है सर? पहले कुछ डेफिनेशन सिखा रहा हूं, उसके बाद चैप्टर शुरू होगा, फिर प्रॉब्लम शुरू होगी। इसे सी से भी लिखते हैं और एस से भी लिखते हैं। कोई बता सकता है इसकी डेफिनेशन? बोलो बच्चों, बता सकता है भाई तुम में से कोई इसकी डेफिनेशन? सर जो हीट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने को। ठीक है, डेल्टा क्यू बाय एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, मतलब अगर मैं डेल्टा क्यू है हीट, डेल्टा क्यू का हीट का सिंबल डेल्टा क्यू रखेंगे इस चैप्टर में। एम मास है, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं मास को 1 kg रख दूं या 1 ग्राम रख दूं, ठीक है, और डेल्टा टी को भी 1 कर दूं, चेंज टेम्परेचर में 1 करते हैं, तो ये स्पेसिफिक हीट किसके बराबर हो रही है? हीट के बराबर हो रही है ना। तो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, अगर ऐसे सिस्टम में जा रहे हो तो 1 kg लिखेंगे ना, 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ये बात आपको पता है कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए ये 1 डिग्री साइज मतलब राइज करने के लिए 1 केल्विन, एक ही बात होती है चेंज में। और मास कितना रख लिया? 1 kg। तो दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और यहां से फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, देखना जरा, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी।
बनता है नहीं। m मास हो गया, s क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। c भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर हो गया। क्लियर है बच्चों? स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन सबको क्लियर है? अंगूठा दिखाओ। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट। ये क्या होता है बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट? बताओ भाई। Sir, heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius or हाँ 1 Kelvin. देखो बेटा, इसमें क्या होगा, इसे कैपिटल सी से लिखते हैं और ये होगा डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी, ठीक है। एन क्या है यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और डेल्टा टी क्या हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूं तो बोल सकते हैं कि अगर एन 1 हो जाए, डेल्टा टी 1 हो जाए, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट किसके बराबर हो जाएगी, हीट के बराबर। तो एन 1 कर दो, डेल्टा टी 1 कर दो, तो हीट किसके बराबर आ रही है, मोलर स्पेसिफिक हीट के बराबर आ जाएगी, है ना। तो यानी कि अगर हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, बन गया डेफिनेशन। और डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एन सी डेल्टा टी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। अब एक बच्चा कहता है क्या सर मोलर स्पेसिफिक हीट और इस स्पेसिफिक हीट में अंतर है, रिलेशन है कोई? हाँ भाई देखो, ये क्या बन सकता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास होता है, नहीं है ना। तो अगर आप यहां से इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा कैपिटल सी इक्वल टू मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट, या स्मॉल सी के टर्म में लिखना चाह रहे हो तो जैसे आप, वेयर कैपिटल एम इज मोलर मास, ठीक है। और कैपिटल सी क्या है बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट, और स्मॉल सी क्या है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? देखो बेटा, अब एक बात बताइए एक बच्चे ने कि सर कोई एक लॉ है बच्चों, याद रखना है आपको, कि स्पेसिफिक हीट इंटू इंटू एटॉमिक वेट या मोलर वेट इज कांस्टेंट। तो सोचो, जिस मटेरियल का एटॉमिक वेट कम होगा उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, है ना। जैसे कैल्शियम है और आयरन है, बताओ किसकी स्पेसिफिक हीट कम है, आयरन की, ठीक है। आयरन की स्पेसिफिक हीट बहुत कम है कैल्शियम के मुकाबले, क्योंकि आयरन का एटॉमिक मास या मोलर मास बहुत ज्यादा है। सोचो, इसलिए आयरन के टुकड़े को आप जल्दी से हीट अप करते हो, एकदम गर्म हो जाता है, तो कारण है कि उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है, ठीक है। वो थोड़ी सी टेम्परेचर राइज करने के लिए, ज्यादा टेम्परेचर राइज करने के लिए कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको। अब देखो इसके बाद बच्चों, इतना समझ में आया ये? यहीं पे अब मैं आपको 1 कैलोरी की डेफिनेशन सिखाता हूं। 1 कैलोरी कहां से आई थी? तो 1 कैलोरी हीट होती है बच्चों, हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर का 1 डिग्री सेल्सियस हीट राइज करने, टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। और ये टेम्परेचर लगभग इस रेंज में चेंज किया जाता है, 14.5 टू 15.5, इस रेंज में, मतलब 13 से 14-15 के बीच में, मतलब किसी एक डिग्री में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पानी की जो डेंसिटी होती है बच्चों, कम टेम्परेचर पे ना बदल जाती है, तो वो चेंज ना हो इसलिए ये मतलब उसकी एटॉमिसिटी, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज ना आए, तो इसलिए हाई टेम्परेचर पे हम इसको रखते हैं ओवरऑल। लिख लिया? समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अब देखो देखो इसके बाद बच्चों आती है, ये स्पेसिफिक हीट था, इसमें क्या था, फेज चेंज नहीं हो रहा था, टेम्परेचर चेंज हो रहा था।
ठीक है, अब यहां पे आएगा लेटेंट हीट, ठीक है, और सब्लिमेशन हीट। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें ना लेटेंट है, ये छिपी हुई हीट है ये। जब किसी सब्सटेंस को हीट अप करोगे तो उसका फेस चेंज नहीं होगा, उसका क्या चेंज होगा बच्चों, ओ सॉरी, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फेस चेंज होगा। तो जब फेस चेंज होता है तो हम उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। इसकी डेफिनेशन, मान लो ये बर्तन है, ठीक है, इसमें कोई सब्सटेंस रख दिया आपने, आप इसे हीट अप कर रहे हो, ठीक है, तो जब हीट अप करोगे बच्चों इसको आप, तो फेस चेंज करेगा, हीट दे रहे हैं ना हम इसको, तो ये अपना टेम्परेचर राइज ना करे, फेस चेंज करे, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या बनेगा, ये डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल, और यहां से अगर मैं लेटेंट हीट सिंबल होता है इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं m को 1 कर दूं तो लेटेंट हीट किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, हीट के बराबर हो जाएगी ना। तो हीट रिक्वायर टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास अगर ऐसा सिस्टम में तो यूनिट मास क्या हो जाएगा 1 kg, सीजीएस में क्या हो जाएगा बच्चों 1 ग्राम, ठीक है। अब देखो इससे ओ डेल्टा क्यू इक्वल टू बन गया बच्चों एम एल। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन गया ना, मास इधर चला गया, एल क्या है लेंथ है ना बच्चों, एल लेंथ है ना सृजन, लेंथ ऑफ वायर, लेटेंट हीट। अब देखो एक बात समझना बच्चों, क्या समझनी है सर, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल हो गया ये, है ना। देखो एम मास हुआ ऑब्जेक्ट का, ठीक, एल लेटेंट हीट मैंने लिखा रखा है ना, ठीक है। आप एक बात समझना कि मैंने दो फॉर्मूला लिखा दिया आपको, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी और डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कब किसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा पेपर चैप्टर है बच्चों, ऐसा टॉपिक है कि पेपर बने ना बने इसका क्वेश्चन बनना है, ये और हीट ट्रांसफर दो टॉपिक, तो उसको तसल्ली से पढ़ना। मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की पूरी यूनिट ऐसी है कि आपके सपने जिंदा कर सकती है आईआईटी में और नीट में जाने के। तो इस चैप्टर में बहुत बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक भी टॉपिक आपने छोड़ दिया वही मिलेगा पेपर में। तो एनसीईआरटी तो बहुत तसल्ली से रीड करके जाना, कर लो। वो तो तुम सब कहोगे हाँ सर हमने पढ़ रखी है एनसीईआरटी। देखो जरा, ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, फेज से कोई लेना देना नहीं। और ये फॉर्मूला तब चेंज करना है बच्चों जब फेज चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, ठीक है। ये कब चेंज करना है बोलो, जब टेम्परेचर चेंज हो, हाँ, चेंज ना हो। और ये तब जब फेज चेंज हो रहा हो, ठीक है। एक और बात, इतना समझ आया तुम्हें बच्चों, एक होता है वर्ड, कुछ दो तीन वर्ड और बता रहा हूं मैं, थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। ये कुछ स्पेशल वर्ड है बेटा जो कंपटीशन की क्लासेस में यूज होते हैं। जैसे ये पूरा, अब तक हम क्या कर रहे थे 1 kg अमाउंट ले रहे थे, ये है कि पूरा ये डस्टर, सॉरी क्या बोलेंगे, रिमोट है ये, इस पूरे का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो। थर्मल कैपेसिटी, हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करना है, ठीक है, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मास स्पेसिफाइड नहीं किया, इसलिए इससे थर्मल कैपेसिटी
इसका दूसरा नाम भी है बच्चों हीट कैपेसिटी, ठीक है। और इसको अगर लिखना हो थर्मल कैपेसिटी को क्या लिखेंगे बच्चों? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, समझ आ गया ये? ठीक है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिखेंगे इसको। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। पहले एक ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? चार ऑप्शन है बच्चों, बता भाई। आयुष बताना क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस सर। कौन सा सही है? मल्टीपल चॉइस है बच्चों, सारे भी सही हो सकते हैं, कोई एक आध भी सही हो सकता है, ठीक है। जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। राइमा तुम बताओ बेटा, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? थर्मल कैपेसिटी। अरे शाबाश, समझ में आ गया बच्चों। अच्छा, मेरे जैसा अनाड़ी क्या सोचता है, अरे भाई ये इन देखो लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले में मास आता है और लेटेंट हीट के फॉर्मूले में मास आता है, इसका मतलब ये भी डिपेंड करती है मास पे, ये भी, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो थर्मल कैपेसिटी है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इस फॉर्मूले में मास नहीं है कहीं, लेकिन ये डिपेंड करती है। क्योंकि देखो आप सोचो, मान लो ये डस्टर, ये क्या नाम है इसका, रिमोट है ये, और एक और बड़ा रिमोट होता है ना, तो ज्यादा हीट किसमें, बड़े रिमोट में पड़ती है ना। लेकिन जो ये मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, ये स्मॉल एस और ये एम, ये तो 1 kg के लिए डिफाइन है, चाहे किसी ऑब्जेक्ट का कितना ही मास हो। हम तो ये डिफाइन करते हैं केवल 1 kg के लिए, तो ये मास इंडिपेंडेंट होती है। तो फॉर्मूले से धोखा नहीं करना, क्योंकि अगर मास बढ़ेगा तो ये हीट भी बढ़ेगी, इसलिए ये मास और हीट प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। समझ में आई बात? क्लियर है बच्चों? एक मिनट। यस सर। समझ में आ गया सबको? तो मास इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं? ये तीनों, तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। थर्मल कैपेसिटीज मास डिपेंडेंट, ठीक है बच्चों। अब किसी मटेरियल की थर्मल कैपेसिटी, बच्चों अब क्वेश्चन है कि किसी मटेरियल की ये स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है। तो देखो जरा कैसे फाइंड करेंगे। यहां एक पॉइंट लिखो बच्चों, हीटिंग ग्राफ, और इसे हीटिंग कर्व भी बोलते हैं। देखो बच्चों, अब जो क्वेश्चन है सर हमें जरूरत क्यों है स्पेसिफिक हीट फाइंड करने की, लेटेंट हीट,
देखो बेटा, हमें ना बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, क्योंकि जैसे हमें गीजर बनाना है, ठीक है, और या मतलब आयरन बनानी है कपड़े पर प्रेस करने के लिए, तो हमें ये देखना होता है कि कौन किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। अब मान लो गीजर बनाना है, तो पहले तो गीजर ही गर्म होने में बहुत टाइम ले गया या बहुत ज्यादा हीट कंज्यूम कर गया, तो आधी तो एनर्जी वही खा जाएगा। हमें पानी गर्म करना है गीजर, तो हमें पानी गर्म करना है, तो इसलिए मटेरियल की स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब पता करने हैं। तो क्या किया जाता है, ये सब्सटेंस है, ठीक है बच्चों। यहां हमने ऐसे इसमें ये रखा सब्सटेंस, ठीक है, और इसको हीटअप करना शुरू करा, ठीक है, कांस्टेंट रेट से। ऑब्जेक्ट, ये ऐसे लिखो, सब्सटेंस हीटिंग विद अ कांस्टेंट रेट, ठीक है, समझ में आया बच्चों। और कांस्टेंट रेट ऑफ एनर्जी, जैसे होता है ना, जिस गैस का बर्नर है तो उसकी लो फिक्स कर दी कि भाई इतनी लो पे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। यहां हम ग्राफ बना रहे हैं किसके बीच में बच्चों, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, ठीक है। टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ से हमें पता लग जाएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सब। कैसे सर, देखो, जब हीट देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या लिखा जाता है, हीट का फॉर्मूला ms डेल्टा टी या mc डेल्टा टी, ms लिख देता हूं, और डेल्टा क्यू क्या लिखा जाता है बच्चों, ml, ठीक है। अब देखो, सोचना जरा, मैं इसको दोनों तरफ से ना टाइम से डिवाइड कर रहा हूं, इस चैप्टर में बहुत करना है ये आपको। जब आप एक दो बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछते सर ये आपने क्यों करा ऐसे, तो आप समझ जाओ हीट को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगी वो, पावर, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना। तो देखो, इक्वल टू ms डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, बताना बच्चों, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या हुआ, पावर बन गया ना, ठीक है। तो ms डेल्टा टी बाय डेल्टा टी ऐसे लिख सकते हैं। अब सोचो, यहां से डेल्टा टी बाय डेल्टा टी आ गया p बाय ms, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। सर ये आपने कैपिटल मीन्स मल्टीपल है। बेटा डेल्टा टी है, देखो ये सोचो ना, ये क्या है, ये क्या होता है, टेम्परेचर नहीं होता, ms डेल्टा टी, और ये क्या है, नीचे टाइम से डिवाइड किया है तो ये टाइम हो गया, ठीक है। टेम्परेचर को कैपिटल टी लिख लो, यहां स्मॉल टी लिख लो, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा सर, अभी एक मिनट देखो, इसको डेल्टा टी से डिवाइड करो दोनों तरफ टाइम से, ये क्या होता है बेटा, पावर, है ना, पावर लिख लिया इसको, एम एल अपॉन डेल्टा टी, एल कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, डेल्टा टी पी बाय एम इंटू डेल्टा टी, समझ रहे हो, ये बन जाएगा। अभी इसका कोई काम नहीं, अभी पहले ग्राफ देखो थोड़ी देर, इतना समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ यहां तक। अब जैसे हमने क्या काम किया, इसका ग्राफ बनाना शुरू करा बच्चों, पहले ग्राफ ऐसे बनता है, मतलब ये सॉलिड फेज में है, मान लो कोई मटेरियल, तो सॉलिड फेज में, ये डिग्री सेल्सियस पे है ग्राफ, केल्विन पे नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड फेज से हीटअप करना शुरू करा, तो फिर थोड़ी देर बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्यों, बताओ बच्चों। तो फेज चेंज हो रहा होता है लिक्विड में। हाँ, हमें प्रैक्टिकली पता लगा कि जब फेज चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर रहा होगा जब जहां से कांस्टेंट होना शुरू हो गया,
यहां से क्या शुरू हुई, मेल्टिंग शुरू हुई ना, तो मेल्टिंग शुरू हुई तो इसका टेम्परेचर का नाम क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट। समझ रहे हो बच्चों, बोलो मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं ना इसको, ठीक है। अब देखो, अब और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है, समझ में आया। अब अचानक टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यानी कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका, अब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका, ठीक है। अब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका भैया, तो फिर ये टेम्परेचर बढ़ाता जाता है, अचानक फिर टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका मतलब कम नहीं, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये कौन सा टेम्परेचर हुआ, फिर बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसका मतलब बॉयल करना शुरू हो गया। अब इसके बाद बच्चों ये ऐसे कुछ है ना, और ये क्या है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ये बताओ, लिक्विड से किस में वेपर गैस मत बोल देना, वेपर, ठीक है बच्चों, वेपर बोलेंगे, गैस नहीं, ठीक है। गैस नहीं बनती किसी भी सॉलिड की, गैस तो एक स्पेशल फॉर्म है जो हर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकती है। वेपर है, जैसे सॉलिड को गर्म करेंगे, आयरन को गर्म करेंगे तो आयरन वेपर बनेगी, ना कि आयरन गैस, ठीक है। तो ये वेपर, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो हर मटेरियल को वेपोराइज कर सकते हो, हर मटेरियल को बॉयल कर सकते हो, और यहां से हमें टेम्परेचर पता लगे। सर इससे अब ये कैसे पता लगेंगे इस ग्राफ से, स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। अच्छा एक बात बताओ, इतना समझ में आ गया बच्चों। वेपर से आगे भी होता है क्या कुछ, हाँ बच्चों, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर कई लाख डिग्री सेल्सियस कर दे, ठीक है, लाख पे तो ज्यादा चला गया मैं, 5-6 हजार डिग्री सेल्सियस जब जाते हैं ना टेम्परेचर कर दे, तो वहां इतनी एनर्जी मिल जाती है, इतनी एनर्जी बन जाती है कि न्यूक्लियस को भी इफेक्ट कर देती है, ठीक है। तो वो जो स्टेट बनती है उनको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, है ना, पढ़ा होगा तुमने, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, ये सब। तो हमें तो बस 3 स्टेट तक ही मतलब है। अब एक बात सोचो, एक बात बताओ, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या होता है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको मैथमेटिकली, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को, अब भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, लेकिन ग्राफ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, तो स्लोप है स्लोप स्लोप ना। देखो बेटा, अब सोचो और सोचो, मैं लिख रहा हूं, देखो यहां से, ये थोड़ा सा ठीक करता हूं इसको, S इक्वल टू P बाय एम डेल्टा T बाय T, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ हीटिंग ग्राफ। बताना जरा, क्या है, सही है, ये स्लोप हो गया ना हीटिंग ग्राफ का, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ का, और ये कांस्टेंट है, तो इनवर्सली इसी के प्रोपोर्शनल हुआ ना। बता बच्चों, अब जैसे मैं तुम्हें कहूं कि बेटा सुनो, मैं तुम्हें कहूं कि इसमें, इस मटेरियल की लिक्विड फेज में ज्यादा स्पेसिफिक हीट है या वेपर फेज में, लिक्विड फेज में ज्यादा स्पेसिफिक हीट है या वेपर फेज में, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो लाइन से नहीं पता चलता किसकी लाइन ज्यादा लंबी है, लेंथ से नहीं बेटा, स्लोप से। तो कौन सा एंगल ज्यादा दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, तो इसका मतलब इसके एंगल ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा होगा, और यहां रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कम होगी।
तो इसकी लिक्विड फेज में स्पेसिफिक हीट कम है वेपर फेज से। समझ में आया? यस सर। क्योंकि एंगल ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है तो स्पेसिफिक हीट कम होगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब सॉलिड ये और ये दो पार्ट, यहां तो लेटेंट हीट बोली जाती है, तो इस पार्ट में हॉरिजॉन्टल पार्ट में लेटेंट हीट होती है। वो कैसे देखेंगे हम? तो देखो ये तो कांस्टेंट हो गया पूरा, तो लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है? यहां से लेके यहां तक का टाइम, है ना? तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि इसे लेंथ से देख लो, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ रहे हो बच्चों? इस हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ भी तो बोल सकते हो आप इसको, बोलो रे बच्चों, है ना? ये लेंथ कम है, वो ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि कौन सी इस मटेरियल की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इस मटेरियल की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है। समझ में आया बच्चों? और लेटेंट हीट ऑफ क्या कहते हैं, फ्यूजन कम है। क्लियर हो गई ये बात? तो ऐसे ग्राफ से चेक किया जाता है। ठीक है, नोट करो बच्चे इसको। अच्छा वैसे इसको सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो बेटा, मान लो इसमें आपने 2 किलो कार्बन मटेरियल रखा, कोयला रख दिया, आप उसे हीटअप करते जा रहे हैं, 2 किलो है तो अमाउंट फिक्स हो गया और कांस्टेंट रेट से हीटअप कर रहे हो। जब आपने उसको मेल्ट करा तो मान लो यहां से यहां तक टाइम लगा आधा घंटा, और यहां से यहां लग रहा है आपको लगभग 2 घंटे, तो टाइम ज्यादा लगा ना, इसका मतलब ये वेपोराइज होने में ज्यादा हीट कंज्यूम करी इसने। समझ रहे हो बच्चों? तो इसलिए टाइम ज्यादा लगने का मतलब लेटेंट हीट ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा हीट चाहिए उसको, ये मतलब है बच्चों। क्लियर है अब? बोलो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नोट करो। इस डायग्राम में लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कम है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अच्छा लेटेंट हीट 3 प्रकार की होती है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन, है ना? वेपोराइजेशन होती है लिक्विड से वेपर, और सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्ट वेपर, और फ्यूजन होती है बच्चों सॉलिड से लिक्विड, है ना? लिक्विड से सॉलिड को भी बोलते हैं मेल्टिंग, और फ्यूजन ये होता है, फ्यूजन में होता है उल्टा कि लिक्विड से सॉलिड बन गया, और मेल्टिंग में बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड बन गया। बात एक ही है। अब देखो, एक यानी कि एक बात तो हमें यहां से ही पता लगी, दूसरा ये पता लगा कि बेटा जब फेज चेंज हो रहा था तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, है ना? यानी कि ड्यूरिंग चेंज इन फेज, इसको लिखेंगे चेंज इन फेज, डेल्टा टी कितना था बच्चों? 0 था ना? इसका मतलब अगर मैं इस टाइम जब फेज चेंज हो रहा है मैं स्पेसिफिक हीट फाइंड करूं तो डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी होगा ना? और बताना जरा, मैं इसको यहां रख रहा हूं 0, तो समथिंग अपॉन 0 कितना होता है बच्चों? infinity, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों। यानी कि ड्यूरिंग चेंज इन फेज स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कैपेसिटी, ये सब अनडिफाइन होती हैं जब फेज चेंज हो रहा होता है। इनके डेफिनेशन तभी मतलब ये तभी डिफाइन है या एग्जिस्ट करती हैं जब फेज चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। देख लिया बच्चों? यस सर। देखो अब यहां कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखेंगे एन एल्यूमिनियम बुलेट strike
a target and get melt, ठीक है। find initial speed of bullet if 50% of its kinetic energy used to heat them, ठीक है। देखो बच्चों, जो गिवन है टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बुलेट 27 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बुलेट 327 डिग्री, ठीक है। और बच्चों स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट दे रखा है 2000 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है, मतलब ये मेल्टिंग, वो दे रखा है बच्चों 5000। ये मतलब ऑथेंटिक डाटा नहीं है, मतलब मान लो कि है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि एल्यूमिनियम का ये होता है, मतलब मैं एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। करो बच्चों। जल्दी से लिखो। बच्चों सोचो कि एक बुलेट है, टकराई किसी, है ना, टकराने के बाद वो मेल्ट कर रही है, तो टकराने के लिए उसके पास क्या रही होगी, काइनेटिक एनर्जी रही होगी ना भाई। वो उसका 50% लॉस हो रहा है, मतलब टेम्परेचर राइज करने में, है ना। तो देखो क्या लॉजिक होगा यहाँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर कहाँ यूज होगी, उसका 50%। एक तो पहले देखो, अब इसका 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इसे 2327 पे जाना है, तभी तो मेल्ट होगी। तो यहाँ दो फेज होंगे कि पहले बुलेट 27 से 327 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी, और फिर उसके बाद मेल्ट करना शुरू करेगी, है ना। तो जब टेम्परेचर राइज होता है तो फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टा टी, और जब मेल्ट होना शुरू होता है तो एम एल। तो देखो बच्चों, एम एस डेल्टा टी प्लस एम एल, ठीक, एम से एम काट दिया, तो ये हो गया बच्चों 1/4 वी स्क्वायर एस डेल्टा टी प्लस एल, ऐसे। समझ में आया। ठीक, अब देखो बच्चों, ओ एम भी कट गया ना, स्पेसिफिक हीट रहेगी। कैलकुलेट करो बच्चों जल्दी से, कितना आ रहा है आंसर।
बेटा मैं कैमरा ऑन कराऊं? कुछ कर भी रहे हो, बैठे सो रहे हो? कर रहे हैं। सॉल्व करो जल्दी। जल्दी से करो बेटा। कितना आ रहा है? सर 2420000। कुछ ज्यादा बड़ी स्पीड नहीं है ये? और कौन बताएगा? सर मैंने एस की जगह 2000 पुट किया था, डेल्टा टी की जगह 300 एंड एल की जगह 5000। फिर क्या हुआ? फिर ये आंसर है। सर 1540 15 40 किलोग्राम आया क्या ये? सर स्पीड आई है, मीटर पर सेकंड स्पीड है, मीटर पर सेकंड। सबका आ रहा है बच्चों? सजल, रायमा, रविका, आयुष्मान, तुम लोग भी बताओ भाई। उज्जवल, पर ध्यान दो मैं। रूट ले लिया था ये? तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो भाई, सर ये रखना है तुम्हें, ये रखना है वैल्यू, और ये यहां से रूट ले लेना इसका, आ जाए। मैंने अभी ये कितना? अभी रूट बोलो बोलो बोलो। बेटा ऐसे बैलगाड़ी की स्पीड से कैलकुलेशन करोगे ना तो हो लिया तुम्हारा भला। चलो इधर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट fall from fall from 200 किलोमीटर, ठीक है, एंड on reaching the ground it get converted into vapor, ठीक है। सॉलिड ऑब्जेक्ट मतलब सॉलिड था लेकिन जमीन तक आते आते वेपर में कन्वर्ट हो गया। सर ऐसे कैसे? बेटा जल भी जाते हैं ना मटेरियल, तुमने देखा एटमॉस्फेयर में जो कोई चीज आती है जल जाती है, ठीक है। 10% ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट, ठीक है। फाइंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट, वो था 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट है इसकी 400 किलोग्राम एक मिनट,
जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस और लेटेंट हीट ऑफ, ओए वेपर में नहीं लिखा मैंने ये, इनटू लिक्विड, ठीक है। और लिखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, वो दे रखी है 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई भी डाटा देगा आपको, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मटेरियल कोई भी रहा होगा ये। अब बताओ बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन में। बोलो भाई। वैसे ऐसा कभी हो सकता है कि सॉलिड और फिर गिरना ऊपर से और वो ग्राउंड पे गिरते टू कैनल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम 200 किलोमीटर हाइट से ड्रॉप करो, ठीक है, 200 किलोमीटर हाइट से, और इसको यहां भेजो, तो देखो क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या क्या यूज होगा। एक तो ये पहले क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा, है ना, और फिर क्या करेगा ऐसे। और डेल्टा क्यू क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का कितना है बच्चों, 10%। तो 10% ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट की फॉर्म में, एम एस डेल्टा टी प्लस एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो 10/100, जी कितना होता है 10, और एच कितना होता है बच्चों 200 किलोमीटर। लेकिन हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। स्पेसिफिक हीट कितनी है बच्चों 400, और ये देखो टेम्परेचर में चेंज, फाइनल टेम्परेचर कितना करना है, तब मेल्ट करेगा ना 150। तो 150 माइनस इनिशियल टेम्परेचर प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 500। तो क्या तुम इनिशियल टेम्परेचर नहीं पता कर सकते बच्चे, बोलो। यस सर। कर लोगे ना टेम्परेचर पता। क्लियर हो गया क्वेश्चन। यस सर। यस सर। अब देखो बच्चों, सर इसका आंसर माइनस में आएगा। हाँ माइनस में है। वो भी आ भी सकता है, हो सकता है बहुत मतलब ये टेम्परेचर बहुत कम रहा हो पहले मे बी माइनस आ सकता है क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट है 400 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 500, ठीक है। तुम्हारे स्कूल के मार्क्स आ गए बच्चों, नहीं सर 15 का आएगा। उज्जवल के आ गए भाई, उज्जवल के नंबर अच्छे आए हैं, 33 में से 35 आए हैं। सर आपका नंबर ही नहीं देते सर, हाँ? आपके नंबर ही नहीं देते। स्कूल में कितने हैं तुम बताओ सृजन बेटा। पता नहीं सर। बत- पता नहीं। अरे बदतमीज हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन, अभी आइस वाइस के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सिखा रहा हूं। पहले तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बता दो, बहुत यूज होना है बच्चों इस चैप्टर में। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है बच्चों, ये देखो जैसे ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, इसका मतलब ये कोल्ड है, ठीक है, और ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों को अगर आप थर्मल कंडक्टिंग करोगे, थर्मल कंडक्शन करोगे, ठीक है, थर्मल कंडक्टर लगा दिया इनके बीच में, क्या होगा बच्चों, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसको तो टेम्परेचर गेन होगा, यानी कि इससे तो हीट मिलेगी, और इससे क्या होगी, हीट लॉस।
तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ठीक है, ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब जरूरी नहीं, मतलब दो ऑब्जेक्ट है या जो भी ऑब्जेक्ट है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आइसोलेटेड है, उनका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, तो एक ने हीट लॉस करा तो दूसरा हीट गेन करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। समझ में आया बच्चों? हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहलाता है। एक ऑब्जेक्ट ने हीट लॉस करी तो दूसरा गेन करेगा। और इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आया बच्चों? देखो इट रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आई बात बच्चों? अब इसके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कोई दो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बेसिक से शुरू करते हैं। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, ठीक है। ये दो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं बच्चों। तुमने क्या काम किया? इसको कनेक्ट कर दिया m1 को m2 से। अच्छी बात है, कनेक्ट कर दिया। फाइनली इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T और इसका भी T। भाई कुछ तो होगा ना। तो इसका टेम्परेचर, अगर मान लो मैं कहता हूं कि T1 बड़ा था T2 से, तो इसका टेम्परेचर तो डाउन हुआ और इसका क्या हुआ बच्चों? इंक्रीज हुआ, है ना। T1 बढ़ा है तो ये तो डाउन करेगा ना, ये तो हीट लॉस करेगा, है ना। यानी कि हीट किधर जा रही है? हाई से लो की तरफ जा रही है। समझा? अगर हम कनेक्ट कर दें, सर ये क्या पाइप लगाया आपने, पाइप से हीट जा रही है? अरे मतलब इन्हें कॉन्टेक्ट में भी ला सकते हो, कोई मेटल जोड़ दो इनके बीच में, ठीक है। अच्छा, किसी एक साइंटिस्ट ने बताया था कि जो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो अच्छे कंडक्टर हीट के भी होते हैं, और जो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं वो मेटल इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। ऐसा कोई रूल है, कोई साइंटिस्ट था, क्या नाम था नहीं पता, ठीक है। अब देखो बच्चों और समझो, जैसे अब इसी को समझते हैं। तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, है ना। बताओ बच्चों, इसने कितनी हीट लॉस करी बोलो? तो m1 स्पेसिफिक हीट S1, और लॉस कितना हुआ इसमें? T1 माइनस T। ठीक है बच्चों, हाई टेम्परेचर था T1 माइनस T। अच्छा, इसने गेन करी तो M2S2, और क्या हो जाएगा ये? T माइनस T2, ठीक है, T माइनस T2। क्यों सर? इसमें मतलब हमेशा ये टर्म ना पॉजिटिव रहने चाहिए। देखो ऐसा नहीं करना फाइनल माइनस इनिशियल कर दो हमेशा, समझ रहे हो? अच्छा, कुछ किताब वाले ऐसे भी लिखते हैं, इन दो सबका सम ना, जैसे डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, वैसे लिखते हैं। और वैसे लिखेंगे इसे M1S1 T1 माइनस T प्लस M2S2, वो फाइनल ऐसे ही लिखते हैं T2 माइनस T इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि भाई जितना बड़ा घटा सब इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि हीट ना तो पैदा होती है ना, मतलब एनर्जी ना तो पैदा होती है ना मरती है, तो सम 0 लिखते हैं। तो इसको उधर ले जाओगे तो देखना वही नहीं बन जाएगा। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बस थोड़ा साइन का ध्यान रखना है कि बड़े में से छोटे टेम्परेचर को घटाना है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। मतलब ऐसा भी तुम्हें कहीं लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो, अब और ये ऐसे भी साइन नहीं हो गई है, एक जो हीट देंगे वो पॉजिटिव है तो हीट लॉस वाला नेगेटिव साइन उल्टा हो जाता है। अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? सर हमें तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, हमें तो देखना है। सर आप करो कैलकुलेट। तो M1S1T1 माइनस M1S1T M2S2T माइनस M2S2T2, ठीक है, ऐसे लिखा बच्चों। अब देखो ये कैलकुलेट करनी है। हमें फाइनल टेम्परेचर बताना बच्चों कितना होगा। ठीक है, देखो M1S1 T1 प्लस M2S2 T2
और ये उधर जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा m1s1 प्लस m2s2t, t इक्वल टू m1s1 t1 प्लस m2s2 t2 अपॉन m1s1 समझ में आई बात? यस सर। अब देखो, अब अगर इनके मास इक्वल हो, अगर ऐसा कर ले T इक्वल टू S1T1 प्लस S2T2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है, ऐसे, ये अगर मटेरियल भी सेम हो तब क्या हो जाएगा, S कॉमन आ जाएगा और नीचे 2S, तो T1 प्लस T2/2 आ जाएगा, है ना? समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से आप इसे इक्वेट कर सकते हो। बोलो बच्चों। लेकिन अब जैसे ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखा है मैंने कुछ के, कि प्रूव दैट द टेम्परेचर ऑफ टू सब्सटेंस कनेक्टेड with each other with temperature T1 and T2, then final temperature must not be T1 plus T2/2। मतलब ये प्रूव करो कि कभी जरूरी नहीं कि ऐसा हो, तो प्रूव हो गया ना। ये तब तक T1 plus T2/2 नहीं आएगा जब तक ये सेम मटेरियल ना हो, है ना, और इनके मास भी सेम ना हो, तो ये प्रूव करने को आता है बेटा। क्या एक क्लियर है? यस। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया तुमने या ऐसे ही? नोट तुम सब करते हो, नोट तुम। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों। अब ये क्वेश्चन है, ये मैंने तुम्हें एक बार पहले भी कराया था, लेकिन आज इसे दोबारा करो। देखें, ये आइस है यहाँ पे, ठीक है। आज इसके कुछ बेसिक से शुरू करूंगा और मतलब अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा इसका क्वेश्चन। तो ये 5 ग्राम आइस है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है बच्चों -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू। अब थोड़ा नींद को ताड़ लेना, अगर किसी को नींद आ रही है ना, जाके मुंह हाथ धो के आओ। क्या बैठे हो सुबह सुबह, संडे को बिठा दिया सर। हाँ आयुष्मान, जाग रहे हो बेटा? कैमरा ऑन करना सब जरा। अरे सर बस पूछो मत सर, जाग रहे हो? देखें देखें, चलो। और आयुष्मान की आवाज कटिंग करवा लिया। हम्म। और कौन बचा? सिमरन, सजल, सजल तो आ गई, पाविका, अंशिका, वास्तवी, ठीक। अब देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of ice from -20 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस प्लस में, ठीक है। ये पार्ट करना है बच्चों पहले। देखो इसके कई पार्ट हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे। और भाई तुम्हारे जो पेपर है ना, अगर जैसे तुम्हारे स्कूल के पेपर मैंने सारे उसमें डाल दिए फोल्डर में ऐप के, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सबसे मंगाए थे ना, तो सारे एक बार जिसका बचा है पेपर उन फोल्डर्स को देख लो, ठीक है। हाँ वो प्लेलिस्ट में फोल्डर पे कुछ क्या कर दूं? ईमेल मांग रहे थे ना। हाँ वो आज कर दूंगा बेटा। भेजी नहीं तुमने? अंशिका तुमने वीडियो मांगी थी लेकिन ईमेल नहीं भेजी, शायद अंशिका ने भी नहीं भेजी। फिर वो वही
फिर मैं रोज रोज नहीं बैठूंगा भाई, देखो कि मैं तुम्हें ईमेल ही ऐड करता हूँ बैठ के। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम इथेनॉल। सर भेज दी थी मैंने। ठीक है, तो और किसी बच्चे ने भेजी होगी रिक्वेस्ट। देखो ये जो भी बच्चे हैं अपनी ईमेल भेज दो, जो आज आए हुए हैं ईमेल भेज देना, मैं उसमें प्लेलिस्ट में तुम्हारी ईमेल ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले आइस क्या करेगी, बोलो बेटा। -20 से ओई 0 तक जाएगी ना, ठीक है। फिर क्या करेगी, फिर 0 पे जाएगी। फिर 0 से 0 पानी में कन्वर्ट होगी, फिर 0 से 10। 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी। समझ में आया बच्चों? देखो बेटा, डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डेल्टा Q3 ऐसे, ठीक है। सर यहाँ पे एल एंड एस की वैल्यू, हाँ देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये बच्चों ये सही डाटा है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होती है 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट को एस से लिख रहे हैं ना, और भैया इसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ, मैं लिखता हूं यहाँ, अरे मेल्टिंग पॉइंट, है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेल्टिंग ये होती है बच्चों 3.3 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वाटर की 2.2 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर केजी। याद है ये मुझे, वैसे तुम्हें पेपर में मिलेगी बच्चों ये। तो देखो, अब तुम्हें सबसे पहले डेल्टा Q1 कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा Q1 होगा बच्चों मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी। कितना है बच्चों, 0 माइनस ऑफ 20, ठीक है। ये कैलकुलेट करो डेल्टा Q2। अब ये देखो यहाँ फ्यूजन हो रहा है, तो ये हो रहा है मेल्ट, है ना। तो यहाँ लेटेंट हीट मास इंटू लेटेंट हीट, और बच्चों डेल्टा Q3, फिर वहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 10 माइनस 0, ठीक है। ठीक, सर वहाँ पे आपने क्या लिखा है, एल एम लिखा है वहाँ पे। मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ, सर नहीं, जहाँ आपने 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5 लिखा है वो साइड पे। हाँ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग LM लिखा है 3.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी, और ये 2.2, ठीक है। ओके। करो सॉल्व। कितना आ रहा है बच्चों, सर Q1 का आ रहा है 210, Q2 का आ रहा है 1650।
और ये सर ये आ रहा है 1650। नहीं, ये वाला आधार होगा ना, सर ये एक सेकेंड में कर रही हूँ। ये भी उतना ही आ रहा होगा, ये भी 210 ही आएगा। यस सर। ये आ रहा है ना। तो देखो बच्चों ये तीनों एनर्जी आ गई, ठीक है। 210 210, ये जोड़ दो इसको, टोटल अमाउंट ऑफ हीट पता लग गया तुम्हें, ठीक है। आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये टोटल हीट आ गई, कितनी रिक्वायर है। अब आपको फिर दोबारा बता देता हूं कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला, जब फेज चेंज होता है तो एम एल, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो एम एस डेल्टा टी, ठीक है। अब सोचो बच्चों, क्या सोचे सर। टू 2070 2070, 70। ठीक है। समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन। अब लिखो फाइंड द, अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन हट गया। Find the amount of steam required to change the temperature of ice from -20 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. -20 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. समझा बच्चों। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। बेटा अब क्या है कि अभी तक तो आपसे पूछा था भाई कितनी हीट की जरूरत है ना। अब क्वेश्चन है कि कितनी स्टीम डालें इस आइस में कि ये पिघल के 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो जाए 10। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, इतनी हीट की जरूरत है तुम्हें। अब स्टीम को जब कुछ नहीं बोला जाता तो स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस पे माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है बच्चों स्टीम को? 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। ओ देखो स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है बच्चों। उसका मास m मान लिया मैंने, एम एस मान लेते हैं, स्टीम है ना। तो जब तुम इसमें मिलाओगे तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर डाउन होगा, है ना। और 10 भाई आप
अच्छा ये ना क्वेश्चन में यहाँ ध्यान रखना, बोलते नहीं है लेकिन ये मिनिमम अमाउंट होता है हमेशा स्टीम का। आपने स्टीम को मिला दिया इसमें और छोड़ दिया तो फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर कितना लाना है 10। तो मान लो स्टीम 100 पे है तो पहले स्टीम किस में कन्वर्ट होगी, पानी में। कहाँ तक, 100 तक, है ना। अब H2O बनेगा, यहाँ स्टीम है और फिर क्या करेगी बच्चे, स्टीम कहां तक पहुंचेगी बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस तक ना, है ना, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 10 तक लेके आना है। तो देखो ये डेल्टा Q1 डैश और डेल्टा Q2 डैश। Q1 डैश इसमें क्या हो रहा है बच्चों, डेल्टा Q1 डैश में मास ऑफ स्टीम इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और डेल्टा Q2 डैश क्या होगा, मास ऑफ स्टीम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस कहां तक आना है बच्चों, इसको 100 से 10 आना है तो 100 माइनस 10 करेंगे, ऐसा नहीं कि फाइनल माइनस इनिशियल, 100 माइनस 10। तो ये जो हीट आई बच्चों टोटल, ये आपने जो जोड़ी, यहां प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगेगा। स्टीम हीट लॉस करेगी और आइस हीट गेन करेगी। तो इसका मतलब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम डेल्टा Q1 डैश प्लस डेल्टा Q2 डैश, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और डेल्टा Q कितना आया था बच्चों ये पिछले क्वेश्चन में, अभी बताओ जरा, ये टोटल कितना आया था, बोलो बच्चों, 420 2070 ना, ऐसे, ठीक है। अच्छा, और ये वैल्यू यहां रख दो, मास ऑफ स्टीम इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्लस स्पेसिफिक हीट इनटू 90। समझ रहे हो बच्चों, ये दोनों यहां जोड़ दी, यहां रख दिया, मास कॉमन ले लिया। सॉल्व करके बताओ एमएस कितना आ रहा है आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पता है ये रही, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पता है, तो मास ऑफ स्टीम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, किलोग्राम में आएगा, बहुत छोटा सा अमाउंट आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे बिल्कुल बेसिक। अगली क्लास में मैं इसको थोड़े से आपको इसके और क्वेश्चन दिखाऊंगा, वाटर इक्विवेलेंट सिखाऊंगा, और इसी में 2-3 केस और हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, क्लियर है। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को ना बदलते हैं, सॉरी, देखो क्या बदलते हैं इस क्वेश्चन में, आवाज आ रही है सबको, देखो बेटा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में है कि अगर यही है आइस, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दी बच्चों, कैलकुलेट द ऐसे लिखो 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस मिक्स विद दिस आइस। ठीक है, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, find the final temperature of mixture and amount of water and ice in the mixture। ठीक है, ये दो बात बतानी है बच्चों, आइस का अमाउंट बताना है और वाटर का इस मिक्सचर में। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्लियर है क्वेश्चन। Yes, sir. देखो बेटा, 5 ग्राम आइस है, वही क्वेश्चन है सेम। देखो जब भी कभी, अब तुम्हें हिंट दे रहा हूं, जब भी कभी क्वेश्चन में दोनों का अमाउंट दे दे तो ये क्वेश्चन टेढ़ा हो जाता है बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन में भी दोनों सब्सटेंस का अमाउंट दे दिया ना, आइस कितनी है 5 ग्राम, वाटर कितना है 20 ग्राम।
ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, अच्छा फाइनल एक अपनी तरफ से टेम्परेचर मान लेंगे। इसमें हीट देने वाला सोर्स कौन है, पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे, और हीट लेने वाला कौन है बच्चों, आइस। तो सोच लेंगे कि अच्छा पानी हीट लेगा, आइस हीट, मतलब पानी हीट देगा, गर्म है ना पानी 20 डिग्री पे और ये -20 पे है, तो आइस हीट लेगी। एक फाइनल टेम्परेचर करके क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में बच्चों क्या होता है, इसमें पॉसिबिलिटी का खतरा है इस क्वेश्चन में, कि पॉसिबिलिटी है भी या नहीं। आप एक कॉमन सेंस लगाओ, आपने बता रहा हूं कि जैसे आपने एक जग में आइस भर दी, पूरा जग आइस का भरा हुआ है, उसमें एक ढक्कन गर्म पानी डाल दिया तो सारी आइस पिघल जाएगी ना, बोलो रे बच्चों, ऐसा होगा, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी देखी जाती है जब दोनों अमाउंट दे दिए जाते हैं। अब तक आपसे जो पिछला क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना, उन दोनों क्वेश्चन में क्या किया था, आपसे पूछा भाई कितनी हीट की जरूरत है, कितनी स्टीम की जरूरत है। यहाँ स्टीम गर्म पानी दे दिया और आइस दे दिया, पूछ रहा है कि बताओ बेटा, है ना, कितना अमाउंट होगा, कितनी हीट कंज्यूम होगी। तो क्या करते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन में, सर इंतजार करते हैं, सर सोल्व कर देते हैं। देखो बेटा, समझ में आ गया क्या क्या गलती नहीं करनी की, एक फाइनल टेम्परेचर अपनी तरफ से नहीं मानना। अब तुम ऐसे सोचो कि 10 कितने ग्राम पानी है, 10 ग्राम, और कितने डिग्री सेल्सियस है इसका, 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो पानी कितनी मैक्सिमम हीट दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और जेई में जब आता है क्वेश्चन तो रेस्पेक्ट मिलता है, ऐसे 3-4 मिनट देता है। ये क्वेश्चन मैंने नीट में देखा है, 1 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो अगर पहले से समझा होगा कंसेप्ट तभी हो पाएगा, नहीं तो भाई जय श्री राम। अरे सूर्य आया है, क्या बात बेटा, आज याद आ गई तुम्हें, सूर्या याद आ गई बेटा तुम्हें। तो देखो, तो अच्छा एक बात सोचो, जब गर्म पानी आइस में डलेगा तो आइस जीरो की तरफ बढ़ रही होगी, पानी भी जीरो की तरफ बढ़ रहा होगा, तो पानी मैक्सिमम जीरो तक आते आते कितनी हीट देगा, आइस आ गई 0 डिग्री सेल्सियस पे, पानी, है ना, और अभी कितना था 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो डेल्टा क्यू डैश लिख देते हैं हम इसको, कितनी होगी बच्चों, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और डेल्टा टी। बताना बच्चों जरा कितना आया, 10 ग्राम में पानी, किलोग्राम में कन्वर्ट करो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200, और भैया 0 - 10 यानी कि 100 - 0। ठीक है, समझ में आया बच्चों, सॉल्व करना जरा इसको, जल्दी से सॉल्व करो। कर दिया सॉल्व बच्चों, कितना आएगा ये, जल्दी जल्दी बताओ। 4200। नहीं बेटा, सर 4200 ही है। सर सब तो कट हो जाता है, 100 × 10 डिवाइडेड बाय 1000। हाँ तो मैंने गलती कर दी ना यहाँ, टेम्परेचर कितना चेंज होगा इसका, 20 - 0 होगा ना, है ना भाई। टेम्परेचर 20 था और फिर 0 हो गया, मैंने 100 - 0 लिख दिया था। अब बताओ कितना होगा। 840। 840, ठीक है। समझ में आया, अब कॉपी पेन रख दो, ठीक है, कॉपी पेन रख दो और थोड़ा फोकस करना है इस क्वेश्चन पे, कैमरा ऑन कर लेना अगर फोकस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ये सॉल्व कर लिया मान लो, और जिसने नहीं सॉल्व करा वो भी लिख दो कि हाँ भाई 840 जूल आ गई, ठीक है। अब थोड़ा इधर फोकस करो, 5 ग्राम आइस है, -20 से 0 जा रही है बच्चों, है ना। इसकी हीट कितनी हुई, डेल्टा Q1, कितनी हीट हुई बच्चों इसकी, डेल्टा Q1। देखो यहां से यहां जाने में
5 ग्राम आइस हुई और कितनी हीट है, कितनी हीट चाहिए इसको -20 से 0 जाने में, देखना बच्चों 210 जूल चाहिए। पानी 10 से अपना टेम्परेचर कम कर रहा होगा, 0 तक आने में कितनी हीट पैदा कर देता है 840। 840 बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, तो क्या आइस को पहुंचा देगा 0 तक ये? हाँ देख लो बच्चों 840 है और चाहिए कितनी हीट 210, तो क्या ये यहां तक पहुंचा देगा इसको 0 तक? बोलो बेटा यस सर। पहुंचा देगा ना। Yes, sir. अच्छा अब क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये भी 0 पे आया? एक बात सोचो, ये क्या सारे पानी को 0 तक जाने की जरूरत है? मतलब पानी को लगातार 0 तक जाना है ऐसा? ये जो हीट है 210 ये तो लगभग ऐसे पे मिलनी गई होगी जैसे 20 से गिरता जा रहा होगा पानी, तो 20 से गिरते गिरते मान लो ऐसे सोचो 14 डिग्री सेल्सियस पे ही ये इतनी हीट मिल गई हो सकता है। अब पानी फिर ज्यादा क्यों गिरा नीचे की तरफ? क्योंकि बच्चों आइस 0 पे आ गई ऑलरेडी, थोड़ी सी हीट ले गई, तो पानी को भी तो अपना टेम्परेचर सेम करना है ना, टेम्परेचर सेम रहने की कोशिश करती है, हीट करती है, तो इसका मतलब ये इसलिए 0 पे गया क्योंकि ऑलरेडी आइस 0 पे आ गई, थोड़ी सी हीट ले गई, तो पानी भी इसलिए 0 पे गया। क्लियर है बात? अब देखो, अब क्वेश्चन है कि पानी 0 पे चला गया, उसने इतनी हीट पैदा करी, तो वो तो ज्यादा हीट है, अब उस पानी आगे क्या होगा उस हीट का? तो बच्चों आइस क्या करना शुरू करेगी? मेल्ट करना शुरू करेगी, और मेल्ट करने के लिए उसे कितनी हीट चाहिए 1650, जबकि 840 में से 840 में से 210 यूज हो चुकी है ना। हीट लेफ्ट कितनी है बोलो बेटा? 840 माइनस 210, तो ये हो गया 0 3 630 जूल, है ना। ये हीट बची, तो क्या सारी आइस को कन्वर्ट कर सकता है? कितनी हीट चाहिए कन्वर्ट करने के लिए पूरी आइस को? बोलो 1650, जबकि इतनी हीट बची है, तो थोड़ी सी आइस को कन्वर्ट कर पाएगा, सारी को नहीं कर पाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद भी आइस कितने टेम्परेचर पे बताओ? 0 पे। इसका मतलब आंसर तो पता लग गया, अगर फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर पूछा जाए तो फाइनल 0 डिग्री सेल्सियस है पूरे मिक्सचर का, लेकिन थोड़ी सी आइस पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। सर वो कितनी होगी? तो देखो हीट लेफ्ट जो है 630 इक्वल टू, मैंने सोचा कि कुछ मास कन्वर्ट हो जाएगा तो इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप यहां से मास कैलकुलेट करके देखो, मतलब जो 630 बची, भाई पहले तो इतना काम किया 210 किया है ना, फिर उसके बाद 840 में से 210 घटाया 630, इस हीट से कुछ आइस कन्वर्ट होगी किसमें? पानी में। और वो कैसे लिख सकते हैं? मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां से बताओ कितना पानी कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ बच्चों। समझ में आ रहा है क्वेश्चन या सदमा लग रहा है? सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ, और एक और समझा दो। दोबारा बता देता हूं। पिछले क्वेश्चन, सुबह वाले क्वेश्चन याद है? सुबह वाले क्वेश्चन में हमने पता किया था ना कि यहां से यहां तक जाने में 210, यहां से यहां तक जाने में 1650, और बच्चों यहां से यहां तक जाने में कितनी? फिर 210। आज तुमने इसमें गर्म पानी डाल दिया 20 डिग्री पे, तो पानी 0 तक आएगा पहले क्यों चलेगा 0 की तरफ? वो 0, वो -20 पे, तो ऑब्वियसली इसको घटना पड़ेगा, हीट देगा उधर। तो हीट कितनी दे सकता है 0 तक आने में? ये 840। आइस को चाहिए यहां से यहां तक जाने में कितनी हीट? 210। तो क्या इसके पास 210 जूल है? हाँ है। तो 810 में से 210 घटाओ 840 में से, कितनी बची? 630। तो ये हीट भी तो है, क्योंकि पानी को तो 0 पे आना पड़ेगा भाई। पानी थोड़ी सी हीट देगी, आइस थोड़ी सी हीट लेके आइस 0 पे आ गई, तो पानी भी तो 0 पे जाने की कोशिश करेगा ना, तो हीट लॉस करेगा ना। हीट तब तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तो सेम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जब इसने सारा कन्वर्ट कर दिया, अब वो जो हीट बची वो कहाँ यूज हो? तो आइस को कन्वर्ट करने में, जबकि आइस को कन्वर्ट करने में ज्यादा हीट की जरूरत है बच्चों 1650 की, और बची हमारे पास कितनी? 630, है ना। तो क्या करें फिर? इसी से कुछ अमाउंट कन्वर्ट होगा ना, तो ये वो आइस है जो कन्वर्ट होगी, और कितने पे रह जाएगी? यहीं पे। क्या सारी आइस कन्वर्ट हो पाई? नहीं। पानी कहां पे आ चुका था? 0 पे। ये भी कन्वर्ट हो गए, कहां पहुंची? 0 में। और ये जो बची हुई आइस है वो भी 0 पे, तो टोटल टेम्परेचर कितना हुआ मिक्सचर का? 0 ही रह गया। समझ में बात? इसका मतलब जो हीट देने वाला सोर्स है वो इतनी सफिशिएंट हीट नहीं दे पाया कि आगे बढ़ा ले। अब इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचना है? इसके दो तरीके हैं सोचने के। एक तो जब दोनों का अमाउंट दे रखा तो खतरा, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, फ्यूजन की जो हीट होती है ना वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्यों? क्योंकि फ्यूजन में बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। तो देख लो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन ज्यादा नहीं है इसके मुकाबले। ठीक है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि हो रहा है नहीं पॉसिबल।
अब मुझे बताओ ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, कितना मास कन्वर्ट होगा इसका, बताओ बच्चों। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गई 3.3 इंटू 10⁵। बताना कितना आ रहा है बच्चों। तो 2 × 10⁻³ इसका मतलब 0.002 किलोग्राम है ना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 ग्राम हो गया ना अगर, 2 ग्राम। है ना। तो देखो अब अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा मिक्सचर में, बता रहा। पहले से पानी कितना था 10 ग्राम, तो 10 + 2 यानी कि 12 ग्राम। और आइस कितनी हो जाएगी, पहले से कितनी थी 5 और 2 उसमें से मेल्ट हो गई तो कितनी आई 3 ग्राम। समझ में आ गया बच्चों। यस सर। सर एक बात नहीं समझ आई कि पानी का टेम्परेचर 0 पे चला गया, वो तो ठीक है समझ आ गया, लेकिन आइस को क्यों लाएगा 0 पे? बेटा आइस आगे बढ़ना चाह रही है, उसको हीट चाहिए। पानी जितनी हीट देनी थी दे चुका, समझ रहे हो। कितनी हीट दे चुका, 630 बची है, उसी से कन्वर्ट हो पाएगी आइस। सोचो, आइस तो बढ़ना चाह रही थी ना, फेज कन्वर्ट करके आगे बढ़ना था, लेकिन फेज कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट हीट नहीं दी पानी ने उसको। समझ में आया। यस सर। अब एक पूरा क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, उसको ट्राई करो, देखो दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। तो आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कितना है 0°C। अमाउंट ऑफ वाटर कितना है मिक्सचर में, ये। अमाउंट ऑफ आइस कितना है, ये। ठीक है। बोलो बेटा। अमाउंट ऑफ आइस कैसे निकालना? बेटा 5 ग्राम थी ना पहले आइस, तो 2 तो मेल्ट हो गई, 2 ग्राम तुमने बताया कि सर ये मेल्ट हुई है इतनी, यही है ना वो। डेल टाइम है अमाउंट ऑफ आइस विच मेल्ट। ठीक है। तो 2 ग्राम मेल्ट हुई, तो 5 - 2 कितना होता है बेटा, 3 ग्राम। बोलो बच्चों। यस सर। आगे बढ़े। किसी को डाउट यहां तक। नो सर। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब डाटा वही यूज करेंगे, स्पेसिफिक हीट वगैरह पानी की जो लिखी है वो लिख रखी है ना तुमने कॉपी में, या नहीं। यस सर। सर हम्म बोलो। हम्म बोलो बालक। सर जो ये वाले क्वेश्चन में लिखा था ना 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20°C was mixed with the ice, find the final temperature। मैं पता कैसे लगा कि वो फाइनल टेम्परेचर 0°C होगा। अब तुम सोचो ना, पानी 0 पे आ चुका था, आइस भी 0 पे आ चुकी थी, और कुछ आइस कन्वर्ट हो गई पानी में, और उसके बाद हीट ही नहीं बची कुछ एक्स्ट्रा। तो पानी से कन्वर्ट होती है तो 0 से 0 पे ही कन्वर्ट होती है ना आइस, उससे आगे तो बढ़ना तभी था ना जब सारी कन्वर्ट हो जाती है आइस। तो सोच, Yes, sir. तुम्हारे दिमाग में आया सर थोड़ी सी तो आइस आगे बढ़ा लेगी टेम्परेचर, पानी 0 पे ऑलरेडी आ चुका है। समझ आए बात। तो इसलिए 0 से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है, तुम दिमाग लड़ाओगे तो दिमाग में समझ में आना शुरू हो जाएगा। 1 किलोग्राम स्टीम कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड विद, क्वेश्चन लिखो बच्चों, मिक्स्ड विद 1 किलोग्राम आइस एट 0°C। ठीक है। फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर
and amount of ice, water and vapor in mixture। ठीक है, ये बताना है बच्चों। क्लियर है? लिख लिया बच्चों? सोचो जरा। सर हम कर रहे हैं। यस सर। देखो बेटा, सबसे पहले ये सोचो, स्टीम है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर ये पानी में कन्वर्ट हो जाए, कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट हो जाए, सोचना कितनी हीट दे सकती है। तो यहां बच्चों आपको डायरेक्ट मैंने जो हीट लिखी है ना, ये भाई पर केजी होती है, तो डेल्टा Q1 होगा ml, है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मास कितना है? 1 kg। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.2 इंटू 10 की पावर 6। बच्चे पता कितनी होती है? इसको मैं ऐसे थोड़ा सा अलग टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दूं, 22 लाख जूल हीट है ये, 22 लाख। ठीक है बच्चों? अब देखो, यानी कि अगर स्टीम पानी में कन्वर्ट होती है तो कितने जूल हीट की जरूरत है उसको, मतलब कन्वर्ट करती है तो कितनी रिलीज करती है हीट पूरी की पूरी, अगर कन्वर्ट हो जाए स्टीम पानी में? 22 लाख जूल। अब चलो चेक करते हैं, आइस है, आइस को कितनी हीट की जरूरत है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस, ठीक है, और कन्वर्ट करना है इसको किसमें? पानी में, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। ठीक है बच्चों? तो डेल्टा इसे Q1 मान लेते हैं, इसको तो जस्ट चेक किया था मैंने, है ना, तो Q1 नहीं लिखते, Q1 इसको लिखते हैं। देखो बेटा, कितनी हीट की जरूरत होगी? मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, मेल्टिंग, कुछ भी बताना बच्चों। मास कितना है? 1। और मेल्टिंग में कितनी हीट पैदा होती है 1 किलोग्राम में? 3.3 इंटू 10 की पावर 5। पता कितनी होती है? 3,30,000। देख लो बच्चों, है ना, तो 3.3 लाख। समझ में आया? आइस को पानी से, मतलब 0 से 0 पानी में कन्वर्ट होने के लिए, आइस से वाटर में जाने के लिए कितनी हीट की जरूरत है बच्चों? 3.3। और ये सोच लेते हैं कि चलो पूरे पानी को भी मतलब 100 तक ले जाते हैं। ये जो आइस है इसको कहां तक ले जाते हैं बच्चों? 100 तक ले जाके देखते हैं। ठीक है, 100 तक। तो डेल्टा Q2 कितना है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T, है ना। मास 1 kg हो गया, स्पेसिफिक हीट कितनी है बच्चों पानी की? 4200। और डेल्टा T 100 माइनस 0, पता कितना हो गया ये? 4.2 लाख। समझ रहे हो? ऐसे लिख रहे हैं, थोड़ा इजी रहता है याद समझना। आइस कितनी हीट पैदा कर सकती है? 22 लाख। ठीक है, और पानी को आइस नहीं, सॉरी, स्टीम 22 लाख जूल हीट पैदा कर सकती है। और आइस कितनी जूल चाहिए उसको पानी जाने तक? 100 तक। जोड़ना जरा इसको, बताओ बच्चों। 3.3, 4.2, 7.5, है ना, 7.5 लाख या 7,50,000 जूल हीट चाहिए
तो क्या स्टीम कर पाएगी ये काम? यस और नो में आंसर तो पहले तो सर। हो जाएगा ना। इसका मतलब सारा आइस को ये पानी पे ले आएगी बिल्कुल, ठीक है। और सारे, अच्छा मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा अभी बताना जरा, बोलो बेटा। मिक्सचर 100, तो सारा मिक्सचर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब कितनी आइस, अब कितनी स्टीम कन्वर्ट होगी? देखो इस काम को करने में कुछ तो स्टीम आएगी, जरूरत पड़ेगी ना, स्टीम को हीट पैदा करेगी। तो इस टोटल हीट को जोड़ो पहले। देखो हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी बच्चों? 3.3 प्लस 4.2 यानी कि 7.5। अब इसको ढंग से लिख लेते हैं, 7,50,000 जूल, है ना। इतनी हीट की जरूरत है। और वो कहां से आएगी? कुछ सर्टेन स्टीम कन्वर्ट होगी इसमें पानी में। तो कितना हो जाएगा? डेल्टा एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो डेल्टा एम क्या लिखा था हमने? 2.2 इंटू 10⁶ कन्वर्ट करके बताओ बच्चों कितना आ रहा है डेल्टा एम। 3 ऐसा आएगा कुछ, 0.33 कुछ ऐसा। बताओ जल्दी से। तो ये मास कितना होगा? डेल्टा एम इक्वल टू कितना बता रहे हो बेटा तुम? 0.03 kg, है ना। अब देखो 0.03 यस सर, यही आ रहा है। 0.03 यस सर। 300 ग्राम आना चाहिए आंसर इसका। 300 ग्राम। सर 30 ग्राम आएगा। 10⁶ है बेटा, 2.2 इंटू 10⁶ किया है तुमने ऐसा? यस सर। चलो मान लेते हैं, मुझे तो ये याद आ रहा है कि ये आ गया 0.3। तुम कह रहे हो 0.03? नहीं बेटा, थोड़ा चेक करो कैलकुलेशन। 7,50,000 10⁶ है बेटा यहाँ, और ये 2.2 है। और किसी का आंसर आ रहा है? ओ बच्चों, उज्जवल, वास्तवी, सिमरन, सजल, भविका, आयुष्मान, सृजन। सर मेरे अकॉर्डिंगली 0.3 आएगा। तो मेरे वर्ड में 0.3 ही आ रहा है। तो ठीक है, आ रहा होगा इतना ही, कोई बात नहीं। 6 ग्राम ही आएगा। 0.3 kg तो कितना? 0.03। ये आ रहा है ना तुम सबका? सर 0.3 आ रहा है मेरा। सर 0.3। हाँ तो वही तो कह रहा हूं मैं, इतने दिन से मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। ये 0.3 आ गया। तो कितना हो गया अगर ग्राम में कन्वर्ट करूं? 300 ग्राम। 100 ग्राम। अब मुझे बताओ पानी कितना होगा अब इस क्वेश्चन में, मतलब इस मिक्सचर में? तो 300 ग्राम तो ये, और बच्चों 1,000 ग्राम ये, तो 300। है ना। तो वाटर होगा इसमें 1300 ग्राम। आइस कितनी होगी? 0 ग्राम। और स्टीम कितनी होगी बच्चों? 700 ग्राम। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ हमने अप्रोक्सीमेशन भी लिया है, थोड़ा ध्यान रखना। मैं 2.2 लिखता हूँ, एक्चुअल में 2.23 होती है ये, ऐसी 3.3 लिखा मैंने, 3.3 समथिंग कुछ होती है। तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ गया। अच्छा बताओ मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा? सारे के सारी क्वांटिटी किस पे आ गई है? ये 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, समझ में आ गया बच्चों सबको? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इस टॉपिक में एक कंसेप्ट और है जो आपको पता होना चाहिए, वो है वाटर इक्विवेलेंट। पता है आप लोगों को वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो बेटा, जैसे मान लो ये ग्लास है, ठीक है।
अब ये तो कांच से बना है ना, कांच भी मिक्सचर होता है ना शायद अलग अलग मटेरियल का, या प्योर होता है कुछ। चलो जैसे मान लो कोई भी मटेरियल, गीजर है, तो बच्चों गीजर मिक्सचर होता है मटेरियल का, है ना। ऐसी कैलोरीमीटर है, वो मिक्सचर हो सकता है, अलॉय हो सकता है। तो उस केस में ना हमेशा हमें ये नहीं पता होता कि भाई इस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट हम एकदम मेटल की तरह, जैसे कॉपर की अलग, एल्यूमिनियम की अलग। तो वहां हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। ये कंसेप्ट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कैप है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को मैं डेल्टा क्यू हीट दूं, 10 जूल हीट दूं मैं, ठीक है, और ये अपना टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस राइज कर ले। क्या एग्जांपल लिया मैंने, बताना कितनी हीट दी थी इसको, 10 जूल, और इसने अपना टेम्परेचर कितना राइज किया, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 जूल हीट दी और कितना राइज किया इसने टेम्परेचर अपना, 5 डिग्री सेल्सियस। जागते रहना बच्चों, समझ में आई बात। अब देखो मैंने क्या किया, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लिया, मतलब कुछ पानी लिया, ठीक है, लिया भाई इसमें पानी। देखो मैं कह रहा हूं कि ये उतना पानी है कि अगर मैं इसे भी 10 जूल हीट दूं तो इसका भी टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस राइज होता है। तो दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का ये वाटर इक्विवेलेंट है। सर क्या बोल दिया सर आपने, समझ में आया, यस समझ में आ गया तुम लोगों को, बड़े समझदार बच्चे हो। देखो वाटर इक्विवेलेंट एम लिख देते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है ये, ठीक है, इसको आपने कितनी हीट दी, डेल्टा क्यू, और इसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ, डेल्टा टी। मास भी होगा इस ऑब्जेक्ट का कुछ, आपने पानी लिया इतना कुछ सर्टेन, ठीक है, और आपने इसको एम डब्ल्यू लिख लेते हैं वाटर इक्विवेलेंट, इसको भी डेल्टा क्यू हीट दी, ठीक है, और इसका भी टेम्परेचर कितना राइज हुआ, डेल्टा टी। तो दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। सर इसकी जरूरत क्या है, देखो बच्चों, जैसे इसका कुछ तो ऑब्जेक्ट का मास होगा ना, तो हीट और मास में क्या रिलेशन होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, है ना। मानते हो बच्चों, उतनी हीट तुम इसे दे रहे हो, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, डेल्टा क्यू, वाटर इक्विवेलेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, लिखा जाएगा नहीं बच्चों। इन दोनों को इक्वेट कर दो, एम एस डेल्टा टी इक्वल टू एम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा टी। सर इससे क्या हो गया, देखो बेटा, जहां तुम्हें ये वैल्यू यूज करनी पड़ेगी तो इस वैल्यू के लिए तुम्हें इसका मास चाहिए होगा कितना है, समझ रहे हो, इसका टेम्परेचर चेंज पता करना होगा, ये सारी बात पता करनी होगी। तो इससे अच्छा है कि आपको क्या पता लग जाए, वाटर इक्विवेलेंट पता लग जाए, और वाटर की स्पेसिफिक हीट पता होती है ना आपको। तो एम डब्ल्यू क्या हो गया, वाटर इक्विवेलेंट हो गया। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन से क्लियर होता है, पहले इतना नोट करो जल्दी से, कर लिया बच्चा नोट। देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो कैलकुलेट द, नहीं ऐसे लिखो पूरा, थ्री 300 ग्राम of water contain हे भगवान is inside a calorimeter of water equivalent $50 at 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझाया बच्चों। नाउ 500 जूल, 5000 जूल now 500 joule heat is given to the
कैलोरीमीटर, ठीक है, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, ये बताना है बच्चों, ठीक है। अब तक जितने क्वेश्चन तुमने किए कैलोरीमीटर में कोई चीज डालते थे तो कैलोरीमीटर हीट कंज्यूम नहीं करता था, ठीक है। अब क्या है, कैलोरीमीटर का भी वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो भी हीट कंज्यूम कर रहा है। अब डायग्राम बनाओ, पहले पहले हमेशा डायग्राम बच्चों। अब देखो, जैसे ये कैलोरीमीटर है, ठीक है बच्चों, इसमें क्या कर दिया, पानी डाल दिया ऐसे, इसका टेम्परेचर कितना है दोनों का, 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक बात बताओ, ये तो कॉमन सेंस की बात है, कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर उतना ही होगा ना, इतना पानी का है किसी भी टाइम, है ना। अब आपने इसको हीट अप करना शुरू करा तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, कोई फाइनल टेम्परेचर हो गया T। तो यहां दो लोग हीट ले रहे हैं, एक तो कैलोरीमीटर और एक वाटर। तो हीट टेकन बाय वाटर, मास ऑफ वाटर, है ना, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और कितनी, T-20, है ना। दूसरा हीट कौन ले रहा है, कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का मास पता है तुम्हें, नहीं, लेकिन होना तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो m डैश स्पेसिफिक हीट, अच्छा मैं इसे लिखता हूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर और T-20, ठीक है। ना तो तुम्हें मटेरियल की स्पेसिफिक हीट बताई कैलोरीमीटर की, ना मास बताया, लेकिन तुम्हें क्या बता रखा है, उसका वाटर इक्विवेलेंट। देखना बच्चों, है ना, ये क्या होता है, अभी क्या सिखाया था, देखना जरा। मास स्पेसिफिक हीट डेल्टा T डायरेक्ट किससे इक्वेट कर सकते हो, इक्विवेलेंट, मतलब वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल्टा T। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, वाटर इक्विवेलेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर T-20। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, बोलो बच्चों। समझ में आ गया ना। अब देखो, इन दोनों हीट को सम कर देते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में, मास प्लस वाटर इक्विवेलेंट स्पेसिफिक हीट T-20, और ये हीट कितनी है बच्चों, 500 जूल जो दी गई है ना। मास ऑफ ये तो 300 + 50 और 10⁻³ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 होती है, और T-20। आंसर बताओ बच्चों जल्दी से, क्या आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, भाई जैसे एक बच्चे ने बताया, मैंने ये लिख दिया 20.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बच्चों ये था कैलोरीमेट्री। अब इसमें दूसरा पार्ट होता है बच्चों हीट ट्रांसफर, और तीसरा होता है टेम्परेचर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अगली क्लास में उसको पढ़ेंगे बेटा।